हेलो। देखिए आगे मैंने आपको उस दिन करवा दिया था, कार्नोट इंजन के बारे में बता दिया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो कार्नोट इंजन है उसके बारे में बताया था। देखो आज चैप्टर कंप्लीट करते हैं, अपन पूरा डिस्कस करते हैं। वीडियो सही है ना। देखो आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये सुनो, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा यार। चलो इसको मैं आपको निकालना सिखाऊंगा वर्क डन बाय ए कार्नोट इंजन एंड work done by a Carnot engine and its efficiency measures। ठीक, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जो कार्नो इंजन था उसमें कार्नोट ने इंजन की जो एफिशिएंसी निकाली, क्या वो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है क्या 100% आई या नहीं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कार्नोट इंजन है उसका वर्क क्या होगा, और थोड़ी बहुत बात अपन लोग और करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा नहीं लिखा गया ना, एक बार इरेज करके इसको मैं दोबारा सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, स्टे ट्यून, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। वर्क डन बाय ए कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी मेजर्स। ठीक, ओके। सो अब इसको देखते हैं, करते हैं इसको व्हाट इज इट और व्हाट इज इट इज नॉट। ठीक है, अब एक चीज देखो, सबसे पहले देखो ये कार्नोट इंजन है, ठीक है, उसमें मैं कर्व बनाता हूँ P और V का जब अपन लोग उस कार्नोट इंजन को चलाते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये सुनो, यहाँ एक पॉइंट मान लिया मैंने और ये पॉइंट है P1 V1। क्लियर। ठीक, अब ये पॉइंट P1 V1 है। सबसे पहले देखो कार्नोट इंजन के अंदर प्रोसेस कितने होते हैं। कार्नोट इंजन के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं। पहला आइसोथर्मल, ये देखो मैं समझा चुका हूँ और बार बार बोल चुका हूँ। पहला प्रोसेस आपका होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, दूसरा जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तीसरा जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक, और चौथा आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, ये 4 जो प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये 4 होते हैं। ठीक, इसके अंदर
पूरा विजिबल है ना ग्राफ वगैरह? ओके, अराउंड पूरा विजिबल है। ठीक, दूसरा अगर बात करें तो देखो, अब एक चीज़ देखो, मैं आपको इधर समझाता हूँ। आपने इंजन को यहाँ से चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, आप इंजन को यहाँ से चलाना स्टार्ट किया और इंजन को यहाँ तक लेके गए, ठीक है। शुरू में इंजन था, उसकी स्टेट थी P1 V1, मतलब इंजन का प्रेशर था P1 और इंजन का वॉल्यूम था V1। यहाँ आकर इंजन का प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2। उसके बाद में आपने दोबारा इंजन को देखो, ये प्रोसेस, और मान लेते हैं इस प्रोसेस के ड्यूरिंग टेम्परेचर था T1, और ये कौन सी प्रोसेस है? ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। वैसे भी आपने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसका कुछ ऐसा सा ही ग्राफ आता है ना। मैं देखो यहाँ तो क्यों ख़राब करूँ, मैं ऐसे बता देता हूँ। ये ग्राफ है, उसमें ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है, ऐसे ढाल का, ऐसे वाला ग्राफ, ठीक है। एडायाबेटिक का भी ऐसे ही आता है, एडायाबेटिक का थोड़ा सा खड़ा ग्राफ आता है, ठीक है। मैं बताऊँगा आगे एडायाबेटिक का कैसे आता है वगैरह। तो आप यहाँ देखो, P1 V1 से P2 V2 और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है T2। दूसरा, अगर मैं इससे आगे जाऊँ तो अब मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब देखो, ये ग्राफ थोड़ा सा पड़ा है, ये ग्राफ थोड़ा सा खड़ा है, इसकी स्लोप ज़्यादा है, और यहाँ आ गए, यहाँ आपका है P3 V3, ठीक है, गॉट इट। अब आप एक चीज़ देखो, ये P2 V2 था, ये P3 V3 था। इस ड्यूरिंग जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल नहीं है। यहाँ टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। यहाँ क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि यहाँ जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल, यानी जिसमें टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? सेम रहता है। बट अगर यहाँ आओगे ना तो फिर टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। और मान लेते हैं टेम्परेचर चेंज होके कितना हो जाएगा? T2, ठीक। उसके बाद में अब आप इससे आगे देखो, तीसरा प्रोसेस आपका कौन सा होगा? तीसरा प्रोसेस, अब ये वाला प्रोसेस है वो ये है, ये वाला प्रोसेस है वो ये है, ओके। अब यहाँ से आपका जो आएगा तीसरा, वो आएगा एडायाबेटिक कंप्रेशन। तो कंप्रेशन करने के लिए आपको वापस प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया कंप्रेशन, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन का। अब देखो, ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम बना रहेगा, कितना? T2। और लास्ट में यहाँ से आपका जो टेम्परेचर है वो वापस सेम हो जाएगा। ये P3 V3 स्टेट आ गई यहाँ पर, और इसके बाद जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा वापस, ठीक है। अब ये एडायाबेटिक है तो यहाँ टेम्परेचर वापस चेंज होगा और वापस कितना हो जाएगा? T1। तो ये जो पूरा कर्व है, ये पूरा कर्व डिनोट करता है किसी भी कार्नोट इंजन के एक साइकिल को, ठीक है। ये जो कार्नोट इंजन का एक साइकिल है, इसको ये पूरा कर्व है ये डिनोट करता है, ठीक है। अब इस पे बारी बारी से बात करते हैं, निकालते हैं कि चारों चीज़ों को मिलाकर इंजन ने कितना वर्क किया, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं मान लेता हूं कि सबसे पहले इंजन ने वर्क किया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। देखो, आपने फॉर्मूला अगर याद किया है, देखो ये चार याद ही कर लेना, आइसोथर्मल, एडायाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, चार ही प्रोसेस है। चारों के वर्क डन और चारों की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो थोड़ी थोड़ी आपके माइंड में होनी चाहिए, ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, व्हाट इज़ इन इट एंड व्हाट इज़ इट्स प्रॉपर्टी और व्हाट इज़ नॉट इट्स प्रॉपर्टी एंड वेदर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। सो ये आपको इतना पता होना चाहिए। देखो, उसको मैं डिनोट कर देता हूँ, पहले प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ उसको W1।
आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसा होता है 2.303 nRT log होता है ना। हाँ देखो, अगर 2.303 ना लगाओ तब तो होता है ln, और अगर 2.303 लगा दिया तब होता है log, और 10 बेस पर v फाइनल अपॉन में v इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से W1 आया कितना फिर 2.303 nRT। अब यहाँ मान लेता हूँ कि जो गैस है उसके मोल्स कितने हैं, 1 मोल है। मैं मान लेता हूँ मैंने जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो इंजन के अंदर मैंने कितनी गैस भरी, 1 मोल। तो n की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 मोल, तो RT। अब T टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है T1, तो यहाँ टेम्परेचर आया T1 log 10 बेसिस पे V फाइनल कितना है, V2, और V इनिशियल कितना है, V1, तो V2 और बाय में V1। दैट इज द वर्क इन isothermal process according to our basic phenomena of thermodynamics। ठीक, अब दूसरा हम लोग निकालते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो कितना होता है, वो होता है nR अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2, ऐसा कुछ वर्क डन होता है ना। चलो अब एक चीज देखो, n तो एक है यार, n को एक ले या ना ले, चलो यार n को नहीं लेते हैं, ये मानते हैं कि कितने भी मोल गैस भर सकते हैं, हमारी मर्जी है वो तो है, ठीक है। nR लोगे तो भी गलत नहीं होगा, मैं लास्ट में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, लोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, ना लोगे तो भी वही बात है। nR अपॉन गामा -1, हाँ ये होता है T इनिशियल माइनस T फाइनल। यहाँ T इनिशियल कितना है, T1, और T फाइनल कितना है, T2। तो nR अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। क्लियर है? ओके। ये सेकंड प्रोसेस के अंदर आपका वर्क डन हो गया। थर्ड है वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व, यार इसको लेके कैसे आए हैं अब इस तक, चलो समझ लेना, ये इसका है, ठीक है, और ये इसका है, ठीक है। तो तीसरा देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, थर्ड देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक मिनट रुको, बहुत गर्मी है, चलो करते हैं, छोड़ो एक बार। वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करें तो वो कितना होगा, W3। अब देखो, चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस, चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, वर्क का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो W3 कितना होगा, 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन में log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। अच्छा, अगर T की बात करें तो T आपका कितना है, T आपका है T2। ध्यान से देखो, थर्ड प्रोसेस में T कितना है, T2। और आगे है आपका log 10 बेसिस पर कहाँ गया वो, V फाइनल। अब एक चीज देखो, यहाँ फाइनल वॉल्यूम कितना है, V3, ओ सॉरी ये P4 V4 होगा, है ना।
फाइनल वॉल्यूम है V4 और इनिशियल वॉल्यूम है V3, तो V4 अपॉन में V3। और तो कुछ हमने नहीं किया ना, ओके ठीक है, ये हो गया। और लास्ट है आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ तो जगह नहीं है, अलग जगह लिखते हैं, सुनो। नेक्स्ट है वर्क डन इन एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, वर्क डन इन एडियाबैटिक कंप्रेशन की अगर बात करें तो वो आपका था W4, उसमें भी सेम फॉर्मूला है NR अपॉन में गामा -1 T इनिशियल माइनस T फाइनल। NR अपॉन गामा -1 T इनिशियल, इसमें देखो देखें T इनिशियल कितना है, इनिशियल T है T2 और फाइनल कितना है T1, तो T इनिशियल माइनस T फाइनल T2 माइनस T1। बाहर ले लो माइनस को, माइनस NR अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। ठीक है, ये आपका फोर्थ है वो कंप्लीट हो गया। चलो अब अगर बात करें तो W1 W2 W3 W4 चारों निकाल लिए हमने, है ना। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है भी, इंजन ने टोटल वर्क कितना किया, तो पहले प्रोसेस में इंजन ने इतना वर्क किया, दूसरे प्रोसेस में इंजन ने इतना वर्क किया, तीसरे प्रोसेस में इंजन ने इतना वर्क किया। अगर सभी वर्क को अपन लोग ऐड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। क्लियर है। तो मैं अगर टोटल वर्क निकालना चाहूँ, टोटल वर्क, तो वो कितना आएगा, वो आएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब थोड़ा सा इसको क्रिस्प करते हैं। देखो मैं वहाँ लिखूंगा नहीं कि W1 ये है प्लस W2 है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसको 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 और इसको जोड़ना है। गॉट इट। ये W1 है, अरे यार, ये W2 है, ये W3 है और ये W4 है। इन चारों को आपको जोड़ना है, ठीक है। इन चारों को अगर आप जोड़ोगे तो इसके अंदर अगर आप एक चीज देखो, ये NR अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2 है और ये माइनस NR अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2 है। क्या जब इनको जोड़ेंगे तो W1 नहीं, W2 है वो W4 को कैंसिल नहीं कर देगा, है ना। W2 है वो तो प्लस का उतनी चीज है और W4 है वो माइनस का ही उतनी चीज है। तो अगर आप 4 और -4 को ऐड करोगे तो बोथ विल कैंसिल ईच अदर एंड द रिजल्ट विल इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस वही बात है, यहाँ जुड़ेंगे कौन, एक तो W1 जुड़ेगा और एक W3 जुड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू आपका कितना आएगा 2.303 NRT1 log 10 बेस पे V2 अपॉन V1 और प्लस में 2.303 NRT2 log 10 बेसिस पर V4 अपॉन V3 है ना, ठीक, V4 अपॉन में V3। क्लियर। ये फाइनल आपका वर्क का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना, शायद कर लोगे। तो ये W का आपका फाइनल क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो
ये रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ पर डेरिवेशन ख़त्म हो गया। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे कि डिराइव द वर्क फॉर डिराइव द वर्क फॉर ए कार्नोट इंजन, तो बिल्कुल आपको इतना नहीं करना है, आपको इससे एक्स्ट्रा करना है, दुगना करना है, ठीक है। इसलिए पीछे वाला जो ये इतना कंटेंट है ना, ये कंटेंट पूरा ये, ठीक है, ये और ये मैं इरेज कर रहा हूँ। और दोबारा मैं देखो, क्योंकि इतनी सी जगह में जो मैं करवाऊँगा वो आएगा नहीं, ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ पीछे वाले को। अब हमें पीछे वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इस स्टेटमेंट को एक छोटी टर्म तक लेके जाएंगे। ये इतनी बड़ी टर्म है ना, इसको एक बिल्कुल छोटी सी टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और वो टर्म आपको फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में लिख के आनी है इन द एग्जामिनेशन फॉर अटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। चल, सो आई हैड इरेज इट